नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम ज्योतिषवाणी में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अक्सर हम यह समस्या देखते हैं अपने साथ कि हमारा मन जो है कहीं लगता नहीं है, किसी कार्य में नहीं लगता। तो वैसे में मन को किस तरीके से स्थिर बनाया जाए, यह सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे में जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो कहा यही जाता है कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, यानी कि मन से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है वह चंद्रमा के कारण ही होती है। और आज के दिन में जो है ना वो डिप्रेशन की समस्या भी बढ़ती जा रही है। तो क्यों ना आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको चंद्रमा के बारे में ही जानकारी प्रदान करें, क्योंकि यदि चंद्रमा से जुड़ी हमारी समस्याएं ठीक हो जाएगी, जैसे कि हमारा मन ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है हमारा जीवन जो है वो खुशहाल बन जाए। तो किस तरीके से चंद्रमा हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है, किस तरीके से हम क्या विशेष उपाय अपना सकते हैं जिससे जो है चंद्रमा ग्रह बलवान हो सके और हमारे जीवन में खुशियों का आगमन हो सके। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको इसी विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे। और यह जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय भी देना चाहूँगी। जो हमारी खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, वह जब लगभग 7 वर्ष की थी तब से ही उन्होंने हैंड रीडिंग करना शुरू कर दिया था और मात्र 12 से 13 वर्ष की आयु के बीच में उन्होंने जो है ज्योतिष शास्त्र के अथाह सागर को खंगालना शुरू कर दिया था, तराशना शुरू कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य महिमा अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर इंट्रोडक्शन के लिए, और नमस्कार आप सभी को मेरा। जी मैम, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं हमें बहुत ही विशेष जानकारी देने के लिए। अब मैम, जब बात चंद्रमा की आ रही है तो ऐसे में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सावन का पावन महीना शुरू हो गया है, और जब बात सावन की आती है तो ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में विशेषकर चंद्रमा के उपाय जो किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि सावन और चंद्रमा का क्या संबंध है? जी, सावन और चंद्रमा के रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हम चंद्रमा को किस दृष्टिकोण से देखें, चंद्रमा क्या है। और जैसा अभी आपने हमें बताया कि चंद्रमा डिप्रेशन और ये सारी परेशानियाँ हमें दे रहा है कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन उचाट है, हम कहीं जाने का मन नहीं करता, घर में मन नहीं लग रहा, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थितियों में क्या ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं, क्या ऐसा मापदंड चल रहा है हमारे इमोशंस और चंद्रमा के बीच में, जो कि ये सारी समस्याएं हमें सामना करना पड़ रही है। बिल्कुल। तो अभी चंद्रमा की बात अगर हम करें, चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में एक रानी का औधा दिया गया है। जैसे सूर्य को राजा कहा गया है, इसी तरीके से चंद्रमा को रानी कहा गया है। अब आपको रानी का नेचर अपने दिमाग में सोचना है। रानी कैसी होती है? रानी सुंदर होती है, रानी शीतल होती है, रानी सौम्य स्वभाव की होती है, रानी सब कुछ नाप तोल के सोच समझ के करती हैं, रानी डीप थिंकर होती है, रानी इमोशनल होती है, रानी के भाव होते हैं, वो अपने भाव प्रकट करती है, बट उस तरीके से नहीं जैसे राजा करते हैं। राजा उतने ही एरोगेंट होते हैं, रानी उतनी ही सौम्य होती है, रानी उतनी ही चंचल भी होती है। तो अभी हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के हमारे जीवन में आते हैं और किन किन चीज़ों पे प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे मन का कारक सबसे ज़्यादा, हमारे मन को चंद्रमा होल्ड करते हैं। रानी मन से चलती हैं, राजा दिमाग से चलते हैं। राजा को प्रजा देखनी है, रानी को अपना महल, घर, राजा और प्रजा सब कुछ देखना है और अपने व्यवस्थाएं भी देखनी है। तो अभी सबसे पहले चंद्रमा को हम समझ चुके हैं, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि सावन और चंद्रमा का क्या मेल है। सावन के महीने में सूर्य ग्रह कर्क राशि से
गुजरते हैं या कर्क राशि में आते हैं, तो इसको कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। संक्रांत यानी जब भी सूर्य देव किसी भी राशि में आए, उस स्थिति को, उस मूवमेंट को संक्रांति कहते हैं। इसी तरीके से जैसे हम मकर संक्रांति जनवरी में मनाते हैं, सावन में कर्क संक्रांति रहती है। अभी जब सूर्य देव हमारे चंद्रमा के राशि में प्रवेश करते हैं, तभी से सावन शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि सावन और चंद्रमा का क्या संबंध है। सावन में हमारे सूर्य ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और इसी मंथ को हम कर्क संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह जो तालमेल बैठता है सूर्य ग्रह का कर्क राशि के साथ, इस स्थिति को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। अभी हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने सावन का मौसम देखा होगा, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, और ठंडे और गर्म के बीच में बड़ा ही अजीब सा चिपचिपा सा मौसम, मॉइस्चर वाला, प्रेसिपिटेशन वाला हमें फील होता रहता है। अभी ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही ग्रह आपस में एक साथ चंद्रमा की एनर्जी के साथ सूर्य ग्रह अपनी एनर्जी डाल रहे हैं। अब ना तो वो पूर्णतः गर्म हो पा रहा है, ना वो पूर्णतः शीतल हो पा रहा है, इसलिए हमें ऐसा मौसम देखने को मिलता है। और एक माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है कि सावन क्यों मनाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब सभी चीज़ें बट रही थी, समुद्र में से निकल के जब सभी चीज़ें बट रही थी, तो उस समय विष किसी ने भी नहीं लिया था। विष को एक तरफ छोड़ दिया गया था और बाकी सारी चीज़ें आपस में बांट ली गई थी। तो तभी उस समय महादेव जी आए और उन्होंने कहा कि विष आप मुझे दे दें, और उन्होंने विष का प्याला उठा करके पी लिया। अब इस सावन को कैसे रिलेट करते हैं कि हम क्यों अपनी सारी परेशानियां सावन के महीने में डिटॉक्स कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? क्योंकि जब धरती का विष समुद्र मंथन के दौरान सारा महादेव जी पी गए थे, तो इसी तरीके से लोगों के जीवन में जितना भी कष्ट है, जितना भी विष है, परेशानियां हैं, वो सारी चीज़ें महादेव जी इस महीने में और आगे आने वाले चातुर्मास में अपने ऊपर ले सकते हैं और लोगों को कष्टहीन कर सकते हैं। बिल्कुल, उनके जीवन में खुशियाँ भर सकते हैं। बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कि सावन और चंद्रमा का क्या संबंध है, क्यों चंद्रमा हमारे जीवन में इतना प्रभाव डालता है, किस तरीके से चंद्रमा जो है हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। आपने बहुत सुंदर रूप से हमें समझाया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला कि अभी जो है सूर्य का जो है कर्क राशि में प्रवेश होता है और चंद्रमा की राशि भी जो है वो कर्क है, जिसके कारण जो है जो अभी का मौसम जो है वो ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म होता है, बीच का मौसम रहता है। और ऐसे में यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, अब जब बात चंद्रमा की आ रही है तो हमने यह भी सुना है कि कुछ राशियां जो है वो एनिमीज राशि भी होती है और कुछ राशियां जो है वो सपोर्टिव राशि भी होती है। तो बात अगर हम चंद्रमा की करें तो चंद्रमा कुंडली के ऐसे कौन से स्थान पर जाके बैठते हैं जिससे वो है व्यक्ति विशेष के जीवन में दुष्परिणाम देने शुरू हो जाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और अक्सर इसी के तहत, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम रेमेडीज बताते हैं। चंद्रमा की रेमेडीज यही सारी प्लेसमेंट्स, पोजीशंस, स्थितियाँ और एस्पेक्ट्स यानी दृष्टि देखते हुए हम जातक को बताते हैं। और सावन में इन रेमेडीज का बहुत महत्व है, वो भी हम बात करेंगे आगे चल के। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है यह आकलन करने के लिए कि आपके मन की स्थिति कैसी होगी। अगर मुझे किसी के मन की स्थिति जाननी है तो मैं उनकी राशि में, उनकी जन्म कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसका आकलन करके जान सकती हूँ। सबसे पहले तो 4, 8 और 12, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ लाता है। 4 से बुरा 8वें घर में, 8वें से बुरा 12वें घर में। यह इतना इंसान को विचलित कर देता है, मनुष्य को इतना विचलित कर देता है कि 4थे घर में अगर चंद्रमा होगा तो उनकी माँ पे कष्ट रहेगा, उनके
घर में कलह कलेश रह सकता है, उनके अपने जीवन में कलह कलेश रह सकता है, हो सकता है कि उनका घर में मन भी ना लगे। इसी तरीके से अगर उससे भी बुरा 8वें में है तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं, आप एंग्जाइटी के शिकार हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है जीवन में होते हुए छोटे छोटे हादसे। अभी अगर 12वें का चंद्रमा है तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके बार बार बीमार होने के और आपको डिप्रेसिव होने के, डिप्रेशन में जाने के। तो ये कुछ कारण हैं जो चंद्रमा को दूषित करते हैं। और इसी तरीके से एक कारण मेजर यह भी है, अगर किसी मैलिफिक प्लैनेट के साथ चंद्रमा बैठा है या शनि, राहु, मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ रही है तो बड़ी ही परेशानी होती है मन को काबू करने में और संतुलित रखने में। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ये तो बात रही कि चंद्रमा कौन से स्थान पर जाके बैठते हैं जिससे हमारे जीवन में जो है दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। अब बात मैं उन स्थानों की करना चाहूँगी जिस पर यदि चंद्रमा जाकर बैठ जाए तो जीवन में जो है खुशियों का आगमन हो जाएगा। अरे वाह, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि यह भी बहुत ज़रूरी है। जब हम नेगेटिव एस्पेक्ट सारे जान चुके हैं तो पॉजिटिव क्या होगा। दूसरे भाव का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। दूसरे भाव में चंद्रमा स्वग्रही होता है और बहुत ही शुभ परिणाम देता है, जैसे कि हमारी वाणी को नियंत्रित रखता है, हमारी वाणी में सौम्यता लाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता, सौम्यता, संतुलित रहना। चंद्रमा से हम फोकस लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं। तो जिनका दूसरे भाव में चंद्रमा होता है उनकी वाणी नियंत्रित रहती है, उनका वेल्थ नियंत्रित रहता है। वेल्थ की बात कर लेते हैं तो वेल्थ में 4 चांद लगा देता है दूसरे भाव का चंद्रमा। अभी तीसरे भाव में अगर चंद्रमा है तो आपको जल्दी जल्दी अपने परिश्रम का फल मिलता रहता है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे अपनी किए का, अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। तो जिनके तीसरे भाव में चंद्रमा होते हैं उनको अपने परिश्रम का फल जल्दी जल्दी मिलता रहता है। पंचम भाव का चंद्रमा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो आपको विन विन सिचुएशन देता है। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं और आपका पंचम का यदि चंद्रमा है तो आप देखेंगे कि आप निरंतर उसमें जीत रहे हैं, कोई आपका मुकाबला कर ही नहीं पा रहा है। कोर्ट केसेस भी ज़्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। इसी तरीके से छठे भाव का चंद्रमा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जॉब में और फिनेंसेस में जो आप किसी से उधार लेते हैं, रोग रिपु ऋण का भाव होता है हमारा छठा भाव, और रोगों से मुक्त करता है, हमारे फिनेंसेस को मैनेज करता है, हमें ज़्यादा लंबे समय तक डेटर नहीं रहने देता और रोग रिपु ऋण हमारे एनिमीज़ को शांत करता है, हमारे आगे सामना करने के लिए किसी को खड़ा नहीं होने देता। सप्तम भाव का यदि चंद्रमा है तो हम थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं, बिकॉज तुला राशि, तुला आपने देखा होगा यदि तो एक तराजू होता है तुला राशि में। तराजू यानी कंफ्यूजन वाली स्थिति। चंद्रमा मन और मन तराजू में है तो हमेशा हम ड्यूअल पर्सनालिटी में, ड्यूअल विचार में फंस जाते हैं। अभी 8th की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, 9th की बात करते हैं। चंद्रमा नवम भाव का, भाग्येश का चंद्रमा बहुत ही अच्छा होता है, 4 चांद लगा देता है हमारे भाग्य में और निरंतर हमें जो चीज़ भाग्य से मिलने वाली है, प्रारब्ध में अगर कुछ गलत होने वाला है तो वो हमारा 9वें भाव का चंद्रमा बैलेंस कर देता है। इसी के साथ 9वें भाव का चंद्रमा हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल भी बना देता है। तो 10वें भाव का चंद्रमा की बात करते हैं। 10वें भाव का चंद्रमा हमारे जॉब सेक्टर में या बिजनेस में फ्लक्चुएशंस रखता है, बट हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है प्रोफेशनली। और 11th हाउस का चंद्रमा दीर्घायु देता है, लॉन्ग लाइफ देता है, हेल्दी लाइफ देता है और आपको इनकम भी देता है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज देता है।
बहुत सुंदर से आपने हमें बताया कि कुंडली के कौन से भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो जाए तो हमें क्या कुछ अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है। लेकिन जैसे कि आपने बताया था कि चंद्रमा के शत्रु ग्रह कौन से हैं, तो ऐसे में चंद्रमा के मित्र ग्रह भी आपसे जानना चाहूंगी, यानी कि फ्रेंडली ग्रह कौन से हैं। बिल्कुल, चंद्रमा का सबसे बड़ा और सबसे पहला मित्र है सूर्य। सूर्य जो कि चंद्रमा, जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रमा रानी है, सूर्य राजा है। और जब भी आपदा आती है हस्बैंड पे या वाइफ पे, तो सबसे पहला मित्र उनका पार्टनर ही होता है। तो चंद्रमा का सबसे पहला मित्र सूर्य है। ये दोनों आपस में महाभाग्य योग भी बनाते हैं। यदि चंद्रमा की दृष्टि या सूर्य की दृष्टि, मैं कहना चाहती हूँ, चंद्रमा पर है और या फिर चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे भी बैठे हैं, तो बहुत अच्छा योग एक बनता है। अभी इसी तरीके से दूसरा जो चंद्रमा का मित्र माना गया है और सर्वश्रेष्ठ मित्र जो माना गया है वो है गुरु, जुपिटर। यदि जुपिटर देख रहा है, साथ में स्थित है, या फिर जुपिटर की राशि में भी चंद्रमा स्थित है, तो भी आपका मन एकाग्र रहेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं आपको वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक बताना चाहती हूँ। अभी अगर गुरु के साथ चंद्रमा है या गुरु चंद्रमा को देख रहा है या फिर गुरु की राशि में चंद्रमा है, तो आप ये समझिए कि उस चंचल मन को एक गुरु, एक गॉडली फिगर कंट्रोल कर रही है। वो चंचल मन कभी गलत स्टेप ले ही नहीं सकता, गलत डिसीजन नहीं ले पाएगा, रास्ते पे रहेगा, भटकेगा नहीं, और सबसे ज़्यादा निराशा नहीं होगी। किसी काम को लेके पछतावा नहीं होगा, क्योंकि काम गलत होगा ही नहीं तो पछतावा क्यों होगा। तो इसलिए गुरु परम मित्र है चंद्रमा के। बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कि चंद्रमा के फ्रेंडली ग्रह यानी कि मित्र ग्रह कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मन में एक और जिज्ञासा उठी है, वो भी मैं आपसे करना चाहूँगी। हमने ना अक्सर यह बात सुनी है कि हमारे जो आपसी संबंध होते हैं ना, वो किसी ना किसी ग्रह से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में यदि हम चंद्रमा की बात करें तो हमारा ऐसा कौन सा रिश्ता होता है जो चंद्रमा का जो है उससे संबंध होता है, तो और यदि उस रिश्ते को हम अच्छा रखें तो चंद्रमा भी अच्छा होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने अभी आपको जैसे बताया भी था कि चौथे घर में चंद्रमा होता है तो माँ को बड़ी पीड़ा होती है। तो अभी चंद्रमा से अगर हम किसी को डिनोट करते हैं तो वो एक माँ है। तो माँ एक इमोशनल पर्सनालिटी है, हमारे घर को संभालती है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी आपको रानी के बताए, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स माँ में होते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली चंद्रमा को हम माँ से देखते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। और माँ के, हाँ जी जी, और अपनी माता जी के साथ रिलेशंस अच्छे रखने में चंद्रमा बहुत ही बैलेंस्ड रहते हैं और आपको चंद्रमा से रिलेटेड कभी समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया कि चंद्रमा का जो संबंध है वो हमारी माँ से होता है। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि वैसे तो माँ से सभी की बनती है, माँ का प्रेम तो अतुल्य है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अपनी माँ से बनती ही नहीं है, बहुत लड़ाइयाँ रहती है। तो क्या इसमें भी चंद्रमा का ही योगदान है? डेफिनेटली। यदि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है या फिर उतनी बलवान नहीं है, किसी दुष्ट राशि में या दुष्ट ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, अपनी एनिमिकल ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो 100% चांसेस हैं कि उनको चंद्रमा से मिलने वाले गुण ना मिले, उसमें कमी हो। चंद्रमा सबसे पहले माँ के साथ रिलेशंस अच्छे करता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो माँ के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे, माँ स्वस्थ रहेंगी और आप अपनी माँ के साथ रहेंगे। लेकिन यदि अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो यहाँ इस रिलेशनशिप में कमी आ सकती है। जी, बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से जो है चंद्रमा हमारी लाइफ में अपना प्रभाव डालता है। और यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी, जैसे कि हमने अक्सर यह भी सुना है कि कुछ योग बन जाता है, और अभी आपने यह भी हमें बताया कि चंद्रमा यदि सूर्य ग्रह के साथ बैठ जाए, विराजमान हो जाए, किसी ऐसे योग बहुत अच्छा बनता है। तो ऐसे कौन से योग और बनते हैं चंद्रमा ग्रह के कारण? जी, जैसे अभी मैंने बात की कि जुपिटर एंड मून का कंजंक्शन, जुपिटर और गुरु और चंद्रमा की युति
सबसे अच्छी युति मानी गई है, सर्वश्रेष्ठ युति मानी गई है। तो मैं बहुत सारी जन्म कुंडली में यह योग देख चुकी हूँ और इसको प्रत्यक्ष होते देख चुकी हूँ कि गुरु और चंद्रमा जब साथ होते हैं तो वह गज केसरी योग कहलाता है। आपकी जुबान से निकली हुई कोई बात, कोई भी विचार जो आपके मन में चल रहा है, उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी पूर्ण होते हुए। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया हमें कि चंद्रमा के कारण कौन कौन से शुभ योग हमारे जीवन में बन सकते हैं। लेकिन जब बात योग की आती है तो दोषों की भी बात आती है, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा सुना है कि कुंडली में कुछ ऐसे दोष बन जाते हैं जिसके कारण से जो है समस्या हमें चारों ओर से घेर लेती है। तो ऐसे में उन दोषों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी जो चंद्रमा के कारण लगते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला दोष हम शनि के साथ चंद्रमा का ले लेते हैं। यह विष दोष कहलाता है और शनि के साथ चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित है उस भाव से संबंधित जितने भी गुण होंगे उनमें कमी आएगी। दूसरा दोष है चंद्रमा के साथ शुक्र का। शुक्र हमारा तुला राशि का स्वामी है। जिनकी भी जन्म कुंडली में शुक्र चंद्रमा के साथ होगा वह डिसीजन पावर में कमी महसूस करेंगे, डिसीजन पावर उनकी कमज़ोर होगी। तो चंद्रमा और शुक्र और शनि और चंद्रमा का इस प्रकार से युति होना तो जन्म कुंडली में थोड़ा सा चिंताजनक बात है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया, हमें बताया कि चंद्रमा के कारण कौन कौन से दोष हमारी कुंडली में उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है। तो इन बातों को सुनकर मत बैठिएगा, अपने जीवन में इन बातों को अपनाइएगा भी। बहुत विशेष जानकारी है, कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि आपके मन में कोई सवाल चल रहा है या जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो ऐसे में आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। यदि कार्यक्रम में कॉल किसी कारणवश नहीं लग पा रही तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और कई बातें ऐसी होती है जो हम कार्यक्रम के दौरान साझा नहीं कर पाते, तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। पर्सनल अपॉइंटमेंट यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, संस्थान में कॉल करनी होगी। संस्थान में कॉल करके आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए भी संस्थान ही आपकी सहायता करेगी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बताई कि सावन और चंद्रमा का क्या संबंध है और चंद्रमा किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, चंद्रमा के कारण कौन से शुभ योग बनते हैं, चंद्रमा के कारण कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। अब ये तो जानकारी हमने बहुत अच्छे से प्राप्त कर ली, लेकिन जब जीवन में समस्याएं आती हैं ना तो हमें उसका उपाय चाहिए होता है। तो ऐसे में मैं आपसे उपाय जानना चाहूँगी, क्योंकि यह सावन का भी विशेष माह है और जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि सावन और चंद्रमा का बहुत ज़्यादा विशेष संबंध है और सावन के दौरान चंद्रमा के किए गए उपाय बहुत विशेष फल हमें देते हैं। तो ऐसे में कौन से विशेष उपाय हम अपना सकते हैं इस सावन के महीने, जिससे चंद्रमा की जो भी समस्या हमारे जीवन में चल रही है वो दूर हो जाए? बिल्कुल, इस सावन में आप देखेंगे हमें हर बार की तरह 4 सोमवार नहीं मिले, हमें 5 सोमवार मिले हैं। तो महादेव ने हमें 1 सोमवार और दिया है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, बिल्कुल, या फिर पश्चाताप या प्रायश्चित करने के लिए। तो प्रायश्चित के लिए हमें परेशान नहीं होना, हमें 1 सोमवार रेमेडी के लिए एक्स्ट्रा मिल गया है, उपाय के लिए, उपचार के लिए एक्स्ट्रा मिल गया है। सावन में किए हुए उपाय आजीवन तो काम आते ही हैं, लेकिन पूरा वर्ष आपको बचा करके रखते हैं उन सभी समस्याओं से जो आपके चंद्रमा दूषित होने की वजह से आप फेस कर रहे हैं। तो 22, 29, 5, 12, 19 ये 5 सोमवार हमें इस सावन के महीने में मिले हैं। यदि आपको घर में सुख, शांति, संपदा से संबंधित समस्याएं हैं तो सबसे पहले आप एक चांदी के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यदि आपको हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हैं तो आप शिवजी पर दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं। यदि आपको जॉब से रिलेटेड या फाइनेंसेस से रिलेटेड समस्याएं हैं तो आप पीतल के लोटे से जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। अभी यदि घर में कोई ऐसा सदस्य है
जो कि डिप्रेशन से जूझ रहा है किसी भी कारण से, फाइनेंसेस लॉस हो गए हैं या जॉब लॉस हो गई है, कोई परेशानी आ गई है या आपने किसी अपने निजी को खो दिया है, उसकी वजह से कोई डिप्रेशन में है, तो आप सबसे पहले रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं। ये जो मैंने आपको 5 सोमवार की अभी तिथियां बताई हैं, आप इनमें से किसी भी एक तिथि पर रुद्राभिषेक करा सकते हैं। आप यकीन मानिए, रुद्राभिषेक कराते ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और फल प्राप्ति स्वरूप आपको मानसिक संतुष्टि और हृदय में सात्विकता का भाव, हृदय में संपन्नता का भाव आपका उजागर होगा। मैम, ये तो आपने बहुत विशेष उपाय अभी हमें बताए हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक विशेष उपाय मैं आपसे और जानना चाहूँगी गंभीर समस्या के लिए, क्योंकि जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बात की कि मन जो है वो बहुत चंचल रहता है। कई बार देखा जाता है मन जो है लगता नहीं है, मन जो है बहुत कंफ्यूज रहता है। आजकल की डेट में अक्सर लोगों के साथ यह समस्या देखी जाती है कि कन्फ्यूजन ना बनी रहती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपनी कन्फ्यूजन की वजह से। तो ऐसे में कन्फ्यूजन को कैसे खत्म किया जाए और इसका कारण भी क्या है? जी, तो जैसा अभी मैंने आपको पिछली जानकारियों में बताया कि मन चंचल होता है और अपने आप किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने में सामर्थ्य नहीं रखता जब तक वो अच्छी स्थिति में ना हो। यदि मन चंचल है और नहीं आप निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु कृपा की कमी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़रूर से या तो गुरु आपका निर्बल है या फिर गुरु और चंद्रमा में कोई भी संबंध नहीं बन रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सावन के पूरे महीने हम अपनी गौ माता की सेवा करेंगे। गाय को गुड़ और गेहूं खिला करके हम अपने जीवन में आई हुई समस्याओं के बीच में समझौता कर सकते हैं, किसी डिसीजन तक पहुंच सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। आप ऐसा निरंतर पूरा 1 महीना सावन का करेंगे या फिर आने वाले सोमवार भी आप कर सकते हैं। सावन के बाद भी पूरे साल भर के सोमवार में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि गुरु कृपा ना होते हुए भी आपको गुरु का फल चंद्रमा पर मिल रहा है। और एक और विशेष उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे विशेष उपायों की चर्चा हो गई है। यह एक ऐसा उपाय है जो उन सभी जातकों के लिए है जो बहुत लंबे समय से अपने घर में किसी ऐसे व्यक्ति को पालन पोषण कर रहे हैं या देख रहे हैं जो कि बेड रिडन है, बेड पर हैं, अपने आप में सहायक नहीं है, खुद से कुछ काम नहीं कर पा रहे, बीमारी लाइलाज है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अब कुछ भी उपाय नहीं बचा जो कि आप कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है, एक उपाय बचा है। आप पूरे सावन में हर रोज़ सोमवार से सोमवार तक दूर्वा लीजिए और शिवलिंग पर, जहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ता है और जिस ट्रैक से जल नीचे उतरता है, जो कि वो पटरी, जो एक ट्रैक होता है जहाँ से जल नीचे उतरता है, बिल्कुल वहीं पर हमने वो दूर्वा चढ़ाना है। वह दूर्वा वहाँ चढ़ा करके साथ ही साथ उसको अपनी पूजा संपन्न होने के बाद उठाकर घर ले आना है। उसके 7 टुकड़े करने हैं और अगले सोमवार तक हर रोज़ 1 टुकड़ा हमें चबा करके खाना है। आप देखेंगे जो भी जातक हैं जिनको दवाएं नहीं लग रही हैं, दुआएं नहीं लग रही हैं, परेशानी में हैं, बेड रिडन हैं, असहाय हैं, उनको असर होने लगेगा, उनको आपकी दुआओं का असर होने लगेगा, उनको आपकी दवाओं का असर होने। इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।